नमस्कार दोस्तों, सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए आप सभी को लगातार एनसीईआरटी की क्लासेस करा रहा हूँ। क्लास 6 ज्योग्राफी का एक टॉपिक जिसका नाम है हमारा देश भारत। यह टॉपिक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन आया करता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारत देश के बारे में। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है, ठीक है ना, जो कि भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब है भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, ऊंचा वाला क्षेत्र ऊपरी, यहाँ पर हिमालय पर्वत है और यहाँ पर पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है, वहीं दक्षिण यानी कि नीचे की तरफ हिंद महासागर है। ठीक है ना, इतना आपने समझ लिया। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। यहाँ पर कहने का मतलब है, यहाँ पर आप लोग समझना, कन्याकुमारी कहाँ पर है कहोगे आप, तमिलनाडु के दक्षिण में है, इस प्रकार से दक्षिण में है। और लद्दाख कहाँ है, सबसे ऊपर है। यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, आप कहोगे 3200 किलोमीटर है। वहीं पूरब और पश्चिम, पूरब यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर के कच्छ गुजरात तक, यानी कि पूरब और पश्चिम की लंबाई 2900 किलोमीटर यहाँ पर बताई गई है। आगे देखो, ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थला रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ की जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। उसके बाद आगे देखो, 2011 से अब तक भारत की आबादी 121 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। लेकिन वर्तमान में स्थिति आपकी चेंज हो चुकी है, आपको पता होगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। देखो, भारत देश की स्थिति क्या है, भारत देश किस स्थिति पर उपस्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, भारत किस गोलार्ध में आता है। आपको मैंने गोलार्ध बताए थे, आधा नीचे वाला जो गोला आपको दिख रहा है वो दक्षिणी गोलार्ध है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है। तो भारत किस गोलार्ध में पड़ता है, तो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। उसके बाद कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री जो होती है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित होती है, देश के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर के गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 अंश उत्तर तथा 37 डिग्री 6 अंश उत्तर अक्षांशों के बीच है। यानी कि भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है वो कितना बताया गया है, 4 डिग्री 4 अंश से लेकर के 37 डिग्री 6 अंश तक। वहीं पश्चिम से पूरब का विस्तार कितना है, 67 डिग्री 7 अंश से लेकर 97 डिग्री 25 अंश तक। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी, भारत पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा या पश्चिमी गोलार्ध में पड़ेगा। आप लोग यहाँ पर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन मैंने कर दिया है कि बताओ, हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांट देते हैं, है ना, पूरी दुनिया को, तो भारत किस गोलार्ध में पड़ेगा, ठीक है ना। आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। उसके बाद यहाँ पर बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 घंटे का होगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताया गया है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, यहाँ से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी आया हुआ है। उस क्वेश्चन को अभी आपको यहाँ पर कराऊंगा। घंटों का मतलब 2 घंटों का अंतर पड़ता है। जैसे देखो, उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। कहने का मतलब है
1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है। मैंने क्वेश्चन भी आपको सोल्व करके बताए थे ग्रीनविच टाइम से रिलेटेड, तब मैंने आपको ये जानकारी आपको बताई थी, ठीक है ना। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूरब के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। कब होता है? 2 घंटे पहले होता है। कहाँ पर पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश में पहले होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पूरब में पड़ता है। 82 साढ़े 82 यानी कि 82 डिग्री 30 अंश पूरब देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है? क्यों माना गया है दोस्तों? क्योंकि ग्रीनविच के टाइम से भारत का टाइम कितना आगे है? 5.5 घंटा। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर कराता हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से परीक्षा में आया था, अभिकथन और कारण करके। सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे पहले अस्त होता है। बिल्कुल सही बात है। ये बात कैसी हो जाएगी? बिल्कुल सही बात हो जाएगी। कारण, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। उच्च अक्षांश पर स्थित है। कौन स्थित है? अरुणाचल प्रदेश स्थित तो है, लेकिन इसका कारण यहाँ पर नहीं हो पाएगा। दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे को स्पष्ट नहीं करते हैं। अगर मैं यहाँ पर कारण की बात कर लेता, क्यों 2 घंटे पहले निकलता है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पूरब में स्थित है, वहीं गुजरात आपके पश्चिम में स्थित है। पहला कारण आप यह कह सकते हो। और उसके बाद आप दूसरा कारण यह भी कह सकते हो, क्योंकि भारत का मानक टाइम कितना है? 82 डिग्री 30 अंश है, ठीक है ना। इस कारण का भी वहाँ पर प्रभाव पड़ता है। तो उच्च अक्षांश पर स्थित होने का कारण कोई नहीं है, लेकिन कथन तो आपके दोनों सही दिए गए हैं। क्योंकि उच्च अक्षांश का मतलब होता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है आपके ऊपर है ना, उच्च अक्षांश पे है। वहीं गुजरात है ये आपके इतना क्षेत्र में, यानी कि ये ऊंचाई पर स्थित है गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश। बातें दोनों सही हैं, लेकिन कारण यहाँ पर सही नहीं है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। जितने भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए एक यहाँ पर बात बताना चाहूँ। अगर आप लोग एसएसटी के नोट्स लेना चाहते हो कंप्लीट, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा एक बार यहाँ पर क्लियर करके आपको बता देता हूँ। कंप्लीट नोट्स में आपको हिस्ट्री मिलेगा, कंप्लीट ज्योग्राफी मिलेगा तीनों क्लास का, और कंप्लीट पॉलिटी आपको मिलेगा तीनों क्लास का। उसी के साथ एसएसटी पेडागोजी भी आपको कंप्लीट यहाँ पर मिलने वाला है। जो नोट्स रहेंगे वो चैप्टर वाइज, उसमें सभी वर्षों के क्वेश्चन भी दिए रहेंगे। जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया आपको इन्हीं नोट्स में मिल जाएगा। वही चैप्टर का मैं आपको यहाँ पर नोट्स रिव्यू करा रहा हूँ, और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आया करता है। अभी आप लोग देख पा रहे होगे प्रायद्वीप पठार से, अभी आपको प्रायद्वीप के बारे में भी बताऊँगा, ठीक है ना। नोट्स अभी तक आपने नहीं लिया है, इस नंबर पर आप लोग कॉल करना 96 400 597। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल करके पीडीएफ के रूप में नोट्स प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। नोट्स ज़्यादा महंगे नहीं हैं, क्योंकि आप लोग बीएड डीएलएड करने में 1.5-2 लाख रुपए खर्चा कर देते हो, लेकिन आप नोट्स में लेने में कंजूसी करते हो। ऐसा क्यों आप लोग करते हो? एग्ज़ाम के साथ आप खिलवाड़ मत किया करो, क्योंकि बेहतरीन नोट्स कंटेंट में कोई कमी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो इस नंबर पे आप लोग कॉल या मैसेज करके व्हाट्सएप पर ले सकते हो। बहुत कम प्राइस 199 रुपये में आपको कंप्लीट दे रहा हूँ ना, इससे सस्ता आपको कोई भी नहीं देगा, ना ही इस प्रकार का कोई आपको कंटेंट देगा। यहाँ पर आपको मानचित्र दिखाना चाहता हूँ भारत देश का। देखो यहाँ पर हिमालय पर्वत की मैं बात कर लूँ तो हिमालय पर्वत उत्तर में पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर ये भारत का पश्चिम में आपका अरब सागर पड़ता है, वहीं पूरब में बंगाल की खाड़ी पड़ती है, वहीं भारत के दक्षिण भाग में हिंद महासागर पड़ता है। इतना मैंने आपको बताया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि भारत का ही हिस्सा है, लक्षद्वीप, मालदीव, ठीक है ना। और यहाँ पर आपने देख लिया नेपाल भारत की ही सीमा पर लगता है, तिब्बत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखो आप लोग, अब यहाँ पर आप लोग देखना महत्वपूर्ण मैं बात करता हूँ। देखो समुद्र से सीमाएं भारत और श्रीलंका की जुड़ी हुई हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित दो द्वीप श्रीलंका, मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। यहाँ पर बताना चाहूँगा मानचित्र में, यहाँ पर देखो आप लोग, ये रही श्रीलंका, ठीक है ना, और ये रहा भारत। यहाँ पर कौन सी जल संधि है? इस जल संधि को बोलते हैं पाक जल संधि। क्या बोलते हैं? पाक जल संधि।
क्योंकि जल वाले भाग को जब जल से जोड़ा जाता है उसको जल संधि बोलते हैं, वहीं स्थल वाले बड़े भूखंडों को जो जोड़ता है उसको स्थल संधि बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन क्या है दोस्तों? राजनीतिक प्रशासनिक विभाजन का मतलब है 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश में भारत को डिवाइड किया गया है। ठीक है ना। यह जो दोस्तों मानचित्र है ये भौतिक मानचित्र है, ये भौतिक विभाजन का मानचित्र है, फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, यहाँ पर इसको देखो, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, इसीलिए आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, उत्तर भारत से शुरू करते हैं। झेलम नदी के बाद चेनाब नदी के बाद रावी नदी और सतलुज नदी। कभी कभी इनका क्रम भी एग्जाम में पूछ ले, तब आप क्या करोगे, पूछता भी है अन्य परीक्षाओं में। ठीक है ना। तो झेलम नदी सबसे ऊपर है, उसके बाद चेनाब नदी, उसके बाद रावी नदी, उसके बाद सतलुज नदी। ठीक है ना। सबसे ऊपर ये कौन सी नदी है? सबसे ऊपर आपकी सिंधु है, सबसे ऊपर आपकी सिंधु, सिंधु के नीचे झेलम। इतना समझा दिया आपको। और ये रहा हिमालय पर्वत, वाह क्या सुंदर। उसके बाद देखो गंगा, गंगा, गंगा नदी, फिर उसके बाद यमुना, इस प्रकार से चंबल। इतना आपने समझ लिया, चलो इसको छोड़ो। यहाँ पर देखो, ये भारत का महामरुस्थल अरावली पर्वत श्रेणी के किस ओर पड़ता है? तो ये पड़ता है पश्चिम की ओर। अरावली श्रेणी ये रही, इसका पूरब क्षेत्र इधर को है, इधर को पश्चिम है। पश्चिम में क्या पड़ता है? भारतीय महामरुस्थल, जो कि पाकिस्तान तक लगता हुआ है ना, गुजरात और राजस्थान की सीमाओं को भी छूता है। ठीक है ना। और विंध्य की श्रेणियाँ और सतपुड़ा की श्रेणियाँ ये मध्य भारत में हैं। ठीक है ना। नर्मदा तापी दो ऐसी नदियां हैं, नर्मदा तापी, जो कि किस ओर बहती हैं? उल्टी बहती हैं। ये किस ओर बहती हैं? तो पूरब की ओर बहने वाली नदियों के नाम आपको पता होना चाहिए। किस ओर? नहीं, पूरब की ओर नहीं, ये किस ओर बहती हैं? ये बहती हैं पश्चिम की ओर। किस ओर बहती हैं? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के नाम एग्जाम में आता है, तब आपका जवाब होना चाहिए नर्मदा नदी और तापी नदी, जो कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है ना। दक्कन का पठार, जो कि महाराष्ट्र वाले क्षेत्र को बोलते हैं, गोदावरी नदी। ठीक है ना। महानदी, और उसके आगे देखो नीलगिरी, अनामलाई, ये पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी घाट, ये कौन सा घाट है? ये है आपका पश्चिमी घाट। जितना आप लोग यहाँ पर इतना एरिया देख पा रहे होगे, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। और प्रायद्वीपीय भारत किसको बोलते हैं? तो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, जो आपको पीले रंग से दिखाई दे रहा है ना, ये पठारी क्षेत्र है। हमेशा पठार को पीले रंग से दिखाया जाता है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया था, पठार को किस रंग से दिखाया जाता है? तो पीले रंग से दिखाया जाता है। पर्वतों को भूरे रंग से, मैदान को ग्रीन रंग से दिखाया जाता है, हरा रंग से दिखाया जाता है। तो इतना आपको मैंने समझा दिया ना, यहीं से बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है, और उससे रिलेटेड जानकारी भी आपको यहाँ पर बता दूँ। देखो, भारत का जो भौतिक विभाजन है, फिजिकल डिवाइडेड इन इंडिया, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर, हिम का अर्थ बर्फ, आले का मतलब घर, हिम मतलब कि बर्फ का घर हो जाएगा। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया। कितनी? 3 में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित, जो सबसे ऊपर स्थित है, सबसे उत्तर में है, उसको बृहद हिमालय बोलते हैं या हिमाद्री भी बोलते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है दोस्तों? कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है? एवरेस्ट। ठीक है ना। माउंटेन एवरेस्ट मध्य हिमालय, हिमाचल, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। मध्य हिमालय जो है यह हिमाचल है। ये बृहद हिमालय के किस ओर है? तो दक्षिण की ओर है। मानचित्र में आपको समझाऊंगा। उसके बाद शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, शिवालिक। उसके बाद देखो यहाँ पर हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। जैसे हिमालय अभी आपको बताया था, यहाँ पर आप लोग देखो, जैसे हिमालय है, ये हिमालय किस ओर है? उत्तर में है। ये है आपके उत्तर में। और उत्तर के नीचे क्या होता है? दक्षिण। दक्षिण, तो हिमालय के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र आएगा? दक्षिण में आएगा भारत का मैदान, ये वाला मैदान इसके दक्षिण में आएगा। ठीक है ना। इतना आपने समझ लिया ना। जैसे हिमालय मान लो ये रहा, ये पूरा पर्वत है हिमालय, ये वाला पूरा पर्वत है जिसको यहाँ पर मैंने टिक कर दिया, तो इसके ये है उत्तर में, नीचे होगा इसके दक्षिण। दक्षिण यानी कि भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, जहाँ पर नदियाँ आपकी पाई जाती हैं, जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं। यहाँ पर देखो
ये मैदान समतल तथा सपाट हैं। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपणों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है इन मैदानों में जनसंख्या बहुत पाई जाती है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है ना, याद मत रखना, समझ लेना आप लोग, याद मत किया करो कोई चीज़। देखो, जनसंख्या वहाँ पर पाई जाएगी जहाँ पर आपकी खेती होगी, यानी कि कृषि होगी। कृषि कहाँ पर होगी? जहाँ पर पानी उपस्थित होगा। पानी कहाँ पर उपस्थित होगा? जहाँ पर नदियाँ होगी। बात क्लियर हो चुकी है। जनसंख्या अधिक कहाँ पर निवास करेगी? जहाँ पर अनाज वगैरह अच्छा खासा होता हो। उसके लिए कृषि चाहिए, कृषि के लिए पानी चाहिए, पानी के लिए नदियाँ चाहिए। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है? आपका जवाब होगा उत्तरी भारत का मैदान, जो कि हिमालय के दक्षिण में है, जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। अब जलोढ़ निक्षेप क्या होता है यहाँ पर भी बताया गया है। ये नदियों के द्वारा लाई गई महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी क्या होती है? एक नदी या सरिता, जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर के मिलती है, अपने जल को मुख्य नदी में मिला देती है या विसर्जित कर देती है। तो उत्तरी मैदान आपको बताया। उसके बाद भारत के पश्चिमी भाग, जैसे ये भारत है, ये है पूरब है और ये है पश्चिम। तो इस क्षेत्र की मैं अब बात करने वाला हूँ, पश्चिम की। भारतीय महामरुस्थल है अरावली, आपको बताया था। यह शुष्क है और गर्म है, रेतीला है भारत का महामरुस्थल। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है, ठीक है ना। तो ये पश्चिमी, भारत के पश्चिम में क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला भी है आपकी, और क्या है दोस्तों, और आपका भारतीय महामरुस्थल भी है। और महामरुस्थल में वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। अब उत्तर मैदान की मैं बात करने वाला। उत्तर में भारत का जैसा उत्तर है, ये वाला उत्तर क्षेत्र, इसको प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं, यहाँ पर स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीपीय पठार की स्थिति कैसी है? उत्तर होना चाहिए त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं, घाटियाँ स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। उत्तर पश्चिम में देखो, यहाँ पर आपको इसमें कोई चीज़ आपको रटने की जरूरत नहीं, इसमें मानचित्र काम में आएगा, ठीक है ना। जैसे आप भूल जाओगे कि उत्तर पश्चिम में क्या है, कि क्या पूरब में है, जैसे पठारीय प्रायद्वीप, जैसे यहाँ पर मानचित्र में भारत का बना दूँ इस प्रकार से। ये वाला क्षेत्र जो, इसको रेड कलर से बताता हूँ आपको, ठीक है ना, ध्यान से समझना। ये वाला जो क्षेत्र है, इसको बोलते प्रायद्वीपीय पठार। इतना आपने समझ लिया, प्रायद्वीपीय पठार। अब इसका पश्चिम क्या होगा? इसका पश्चिम क्या होगा? आपका जवाब होगा उत्तर तो ये रहा, पश्चिम ये रहा। उत्तर ऊपर वाला थोड़ा आ जाएगा, मतलब कि इसका उत्तर यहाँ पर आ जाएगा और पश्चिम यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके उत्तर पश्चिम में क्या है? आपका जवाब होगा अरावली श्रृंखला है। तो अरावली श्रृंखला यहीं पर तो स्थित है, ठीक है ना। उसके बाद देखो, विंध्य एवं सतपुड़ा की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं भी हैं। विंध्य की कहाँ पर हैं? जैसे प्रायद्वीपीय पठार मैंने यहाँ पर ये बना दिया भारत के बीच में, ये है आपका प्रायद्वीपीय पठार। और इसके उत्तर की मैं यहाँ पर बात कर लूँ, यहाँ पर आपकी अरावली है। वही बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, विंध्य सतपुड़ा की पहाड़ियाँ भी स्थित है। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा, तापी नदियाँ बहती हैं। ये पश्चिम की ओर तरफ बहने वाली नदियाँ हैं। वही बात मैंने आपको ऊपर मानचित्र में बताई थी। नर्मदा और तापी दो नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, जो अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। यहाँ से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आया हुआ है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूरब में पूर्वी घाट स्थित है। जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीप के पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट बोलते हैं, पूरब में पूर्वी घाट बोलते हैं। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री भी है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री भी है। जो पूर्वी घाट है बीच में टूटा हुआ है, असमान है। पूर्वी घाट कैसा है? टूटा फटा है, ठीक है ना। और इन पठारों में खनिज, लोहे, कोयला, लौह अयस्क पाया जाता है। आपको मैंने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में अच्छे ढंग से समझाया था। इससे रिलेटेड एक मानचित्र मैंने नोट्स में आपको देने का प्रयास किया था। देखो, ये आपका है, क्या है दोस्तों, ये मैंने क्या बनाया, ये है आपका क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। और उसका ये पूर्वी घाट जो है ये कटा फटा है, यानी कि असमान है। यहाँ पर ये कटा, यहाँ पर कटा, इस प्रकार से पूर्वी घाट कटा हुआ है, पश्चिमी घाट कटा हुआ नहीं है, ठीक है ना। इतना आपको समझाया। छोटा नागपुर पठार यहाँ पर पड़ता है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, विंध्य की पहाड़ियाँ और अरावली श्रृंखला यहाँ पर पाई जाती है। इतना आपको समझा दिया था ना। और पूरब और पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ कौन सी थी? नर्मदा थी और तापी नदियाँ थी। यहाँ पर सारी जानकारी आपको नोट्स में समाहित कर दी गई है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको करा देता हूँ जो मेरे को यहाँ पर महत्वपूर्ण लगा था।
यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोग देखो, प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है, नहीं वाला बताना है आपको। यह उत्तरी मैदान में स्थित है। यह कहाँ पर है? उत्तरी मैदान में। ये तो बात सही है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है। कहाँ पर? उत्तर और पश्चिम में। वही बात, हाँ जी बिल्कुल है। यहाँ कोयला लौह एस खनिजों की प्रचुरता है, बिल्कुल है, यहाँ पर भी है। इस पठार में पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी कृष्णा, गलत। महानदी और कृष्णा तो पूरब की ओर बहती हैं और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, परंतु जो नर्मदा मैंने आपकी बात बताई, नर्मदा की बताई, ताप्ती या तापी की बताई, ये दो ऐसी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं, ना कि महानदी कृष्णा, इसलिए गलत है फोर्थ वाला। तो राइट आंसर आपको नहीं वाला बताना था, तो नहीं वाला कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला यहाँ पर हो जाएगा। तो आप लोग नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना दोस्तों। 9696400597 इस नंबर पे कॉल या मैसेज आप लोग व्हाट्सएप पर कर देना। तो इसका प्राइस मैंने आपको बताया 199 में ही आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना, बिल्कुल कम प्राइस में आप लोग ले सकते हो। और जो पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट, इसमें तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी सकरे हैं पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा, ठीक है ना। और उसके बाद देखो, पूरब की तरफ बहने वाली नदियाँ महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये पूरब की तरफ बहती हैं और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं अपना जल। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। यहाँ से भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है सुंदरवन डेल्टा से रिलेटेड, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर चैप्टर होता है ख़त्म। और कुछ महत्वपूर्ण है, देखो भारत में दो द्वीप समूह के बारे में। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप का मतलब होता है, प्रवाल एक प्रकार का एक जीव आप कह सकते हो, जो कि प्रवाल भित्तियों का निर्माण करता है अपने शरीर पर एक सुरक्षा कवच के जरिए, उसको अभी आपको बताऊंगा। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और आगे यहाँ पर बताया गया है कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रभावित हुआ था और गुजरात का भुज क्षेत्र भी इसमें शामिल था, ठीक है ना। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और मैंने आपको इस वीडियो में क्वेश्चन यानी कि PYQ तो आपको करा ही नहीं, क्योंकि सारी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। नोट्स अगर आप लोगे तो उसमें आपको सारे PYQ मिल जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो, यहाँ पर समाचार पत्रों, लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए। तो यहाँ से पेडागोजी का भी क्वेश्चन बनता है कि बच्चों से आप कह रहे हो कि जानकारी प्राप्त करो। सुनामी भारतीय तट से टकराई थी, तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। सुनामी कैसे उत्पन्न होती है? भूकंप के कारण उत्पन्न होती है समुद्र तल पर। देखो, अब आपको बता दूं प्रवाल आखिर होता क्या है, जिसको हम लोग प्रवाल भित्ति बोलते हैं। सबसे बड़ी दुनिया की प्रवाल भित्ति क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं, जिसे पोलिप कहा जाता है। जब जीवित पोलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती रहती है, जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं। इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है, ठीक है ना। मूंगा टाइप का होता है। यहाँ पर ये जीवों के कंकाल आप लोग कह सकते हो, जिनका भी निर्माण द्वीप के रूप में बाद में हो जाता है, जिस पे लोग रहने लगते हैं, ठीक है ना। ये प्रवाल द्वीप का यहाँ पर चित्र आपको दिखाया मैंने। कौन सी दो प्रमुख नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं? कौन सी गिरती हैं? अब आपका जवाब होगा नर्मदा गिरती है और तापी नदी गिरती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम क्या है? आपका जवाब होना चाहिए सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा उस डेल्टा का नाम है जो कि बंगाल में बनाती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। किन राज्यों की राजधानी एक ही है? पंजाब और हरियाणा की राजधानी एक ही है। उस राजधानी का नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उसके बाद आगे क्वेश्चन है, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है? तो करती है, क्यों करती है भाई, आपको बताना है। क्योंकि यहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना जैसी नदियाँ पाई जाती हैं जो कि जलोढ़ मृदा का निर्माण करती हैं। जलोढ़ मृदा कृषि के लिए अति उपयुक्त मानी जाती है, इसीलिए इस क्षेत्र में कृषि होती है। इस क्षेत्र में क्या होती है?
कृषि होती है, जिस क्षेत्र में कृषि होती है वहाँ पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। जगह कैसी है, जगह आपकी समतल पाई जाती है। जलवायविक दशाएं अनुकूल हैं, कृषि के लिए उपयुक्त हैं। और भूमि कैसी है, भूमि आपकी उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। 3 से 4 कारण मैंने आपको बता दिया जो कि महत्वपूर्ण हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है क्योंकि ये प्रवालों के द्वारा निर्मित किया गया द्वीप है। जो कि प्रवाल एक प्रकार का मूंगा या जीव कह सकते हो, जिसके कंकाल पर प्रवाल द्वीप का निर्माण होता है, इसीलिए लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है। उसके बाद देखो, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? सबसे दक्षिण भाग को शिवालिक बोलते हैं। सबसे जो दक्षिण में स्थित रहता है और सबसे उत्तर में जो रहता है उसको हिमाद्री बोलते हैं। ठीक है ना, शिवालिक यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। हिमालय के दक्षिणी भाग को बोलते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आपको पॉइंट दोबारा मैं एक बार रिपीट करा देता हूँ ताकि आप सभी का कन्फ्यूज़न दूर हो सके। यहाँ पर 3 बातें आपको मैंने महत्वपूर्ण बताई थी, वो बातें एक बार और आप लोग क्लियर कर लो। देखो, हिमालय पर्वत 3 समांतर श्रृंखलाओं में बांटा है। देखो, सबसे उत्तर में बृहद हिमालय जिसको हिमाद्री बोलते हैं, जो सबसे ऊपर है, ऊपर वाले को बृहद हिमालय बोलते हैं। ठीक है ना। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। हिमाद्री दक्षिण में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में है। यहाँ पर लिखा ना, शिवालिक सबसे दक्षिण में है। वही तो मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया था। ठीक है ना, यहाँ पर आपको मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या है, सह्याद्री किसको कहते हैं? ये आपके जो क्या है, इसको पश्चिमी घाट को बोलते हैं सह्याद्री। देखो, पाक जल संधि किन देशों के बीच में है? तो पाक जल संधि श्रीलंका और भारत के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और यहाँ पर हैं आपके, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? तो अरब सागर किस साइड में है? यहाँ पर है अरब सागर, यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर है लक्षद्वीप। तो आपका जवाब क्या होगा? लक्षद्वीप यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा। उसके बाद भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद कुछ मिलान वाले से भी आप कंसेप्ट अपना क्लियर कर सकते हो। जैसे देखो, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर। महान हिमालय को बृहद हिमालय बोलते हैं। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है कर्क रेखा गुजरती है, जिसका मान 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध होता है। उसके बाद मानचित्रकार यहाँ पर है, कर्क रेखा को बताओ भारत का मानक यामोत्तर। ठीक है ना। तो सारी जानकारी मैंने इस टॉपिक में आपको समाहित करके बता दी बेहतरीन ढंग से। सारे के सारे क्वेश्चन भी आपको करा दिया। कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नोट्स आप लोग इस नंबर पे ले लेना अवश्य रूप से। जितने भी लोगों ने अभी तक नहीं लिया है या आपने इससे पहले किसी भी टीचर का नोट्स लेके रखा है, तो मैंने उनके मुकाबले कई गुना आपको देने का प्रयास किया है। जितने भी लोगों ने नोट ले रखा है वो कमेंट बॉक्स में इसके बारे में आपको बता देंगे। ठीक है ना। तो मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।